भारत की ताकत का एहसास अब दुनिया को हो चला है। हर पल भारत जता भी रहा है कि हम सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, राजनीति में और कूटनीति के भी मास्टर हैं। पाकिस्तान के वीजा पर सख्ती के अलावा भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके चलते भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती की अब एक नई दास्तां लिखी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार को 100 दिन होने जा रहे हैं। ऐसे में इन 100 दिनों में दिल्ली में क्या क्या बदला और दिल्ली वासियों को क्या मिला, चर्चा इस पर भी होगी। और इसी के अलावा यूपी में कांग्रेस क्या बड़ा खेला करने जा रही है और क्या कांग्रेस की इस चाल से 2027 में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के लोगों की एंट्री पर भारत सरकार ने तुरंत बैन लगा दिया था। वीजा सेवाएं ठप कर दी गई। वहीं इस बीच तालिबान से भारत के रिश्तों में सुधार को देखते हुए अफगानिस्तान के लोगों के लिए वीजा सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। यानी अब अफगानिस्तान के लोगों को भारत आने का मौका मिल सकेगा। भारत सरकार ने न्यू अफगान वीजा मॉड्यूल के चलते जो सेवा शुरू की है, उसके अनुसार ऐसे जिन्हें किसी तरह का इलाज कराना हो या फिर किसी मरीज की तीमारदारी करनी हो, वहीं छात्रों को, कारोबारियों को, मेडिकल अटेंडेंट, यूएन डिप्लोमेट वीजा पर आने वाले लोगों को एंट्री दी जाएगी। इन वीजा के लिए जो आवेदन होंगे उन पर अलग अलग फैसला लिया जाएगा। अफगानिस्तान के लोगों को वीजा आवेदन करने के लिए मौके की एक तस्वीर, पासपोर्ट की डिटेल्स और एक अन्य आईडी कार्ड पोर्टल पर सबमिट करना होगा। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते कुछ महीनों में तालिबान के साथ भारत के रिश्ते सामान्य हुए हैं। तालिबान ने भारत को भरोसा जताया है कि उसकी जमीन से आतंकी गतिविधियों को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान से उसके रिश्ते खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय आतंकियों और डूरन लाइन को लेकर सहज नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत के साथ संबंध सुधार के अपने अलग मायने हैं। भारत ने अफगानिस्तानियों के लिए वीजा सेवा शुरू करके इसका संदेश भी दिया है। भारत का यह फैसला कई और मायनों में भी बेहद खास है। भारत ने यह संदेश भी दिया है कि अगर कोई देश दोस्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ता है तो भारत सामने से आकर उसे गले लगाता है। शायद यही भारत का न्यू नॉर्मल है। आपको बता दें, पिछले महीने ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के अपने समकक्ष आमिर खान मुत्ताकी से बातचीत की थी। वहीं तालिबान शासन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा भी की थी और कहा था कि इस लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर भी साझेदारी है। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती की ये दास्तान आगे क्या रंग लाएगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। इधर दिल्ली की सत्ता और सियासत पूरी तरह से बीजेपी अपने नाम कर चुकी है। दिल्ली की सीएम पद से लेकर मेयर की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद बीजेपी ने अपनी राजनीतिक जड़ें जमाने के लिए संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। दिल्ली में भाजपा को अपना झंडा लहराने में 27 साल का समय लगा, लेकिन अब दिल्ली में भाजपा की सरकार है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर केजरीवाल की दिल्ली और रेखा गुप्ता की दिल्ली में फर्क क्या है। अभी 31 मई को रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार के पहले 100 दिन बहुत कुछ बयां करते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं रेखा के रिपोर्ट कार्ड पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक वो पहले बनी थी और बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें मिली, इसीलिए अपनी विधानसभा के प्रति उनकी जवाबदेही सबसे पहले है और इसी भावना के साथ 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने वो रखने जा रही हैं। वहीं अगर हम उनके काम को देखें तो समझ में आता है कि रेखा सरकार इस समय फुल एक्शन में काम कर रही है। चाहे वो यमुना सफाई की बात हो, अवैध कब्जों को हटाने की बात हो या फिर दिल्ली के नए विकास मॉडल की बात हो। केजरीवाल की सरकार में सबसे बड़ी मुसीबत बने थे अवैध घुसपैठिए, जिन्होंने पूरी दिल्ली में कब्जा कर रखा है, जिन पर रेखा सरकार का हंटर चला है और अब जगह जगह खाली कराई जा रही है। इसके अलावा सीएम ने यह भी बताया कि दिल्ली का ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है। यातायात को सुगम बनाने के लिए बाहरी दिल्ली रिंग रोड पर मुकरबा चौक से मधुबन चौक तक 13 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। हैदरपुर गांव की बात करें तो यहाँ मुख्य सड़क हर बारिश में जलभराव से बदहाल हो जाती है। वहां 58 लाख रुपए की लागत से नया निर्माण कार्य चलाया जा रहा है।
जरा सोचिए, सिर्फ 100 दिन के अंदर ही दिल्ली में विकास की गति तेजी से बढ़ी है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर दिल्ली में पिछले कई दशकों से पनप रही तमाम समस्या जैसे प्रदूषण, यमुना की सफाई, पराली, अवैध कब्जा जैसी दिक्कतों को रेखा सरकार कैसे सुलझाती है। सीएम ने कहा है कि विधायक वो पहले बनी, बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें मिली, इसलिए उनकी जवाबदेही अपने विधानसभा क्षेत्र पर तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अब ये जवाबदेही पूरी दिल्ली की हो चुकी है। तो देखना होगा कि 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जनता को रास आता है या नहीं। अब अगर बात करें बाबा के प्रदेश की यानी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव हैं और ये विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम रहने वाले हैं। ये चुनाव में न केवल भाजपा का लिटमस टेस्ट है, बल्कि कॉन्फिडेंस में चल रही विपक्षी पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी बहुत बड़ा रियलिटी चेक देना होगा। चुनाव से ये साफ हो जाएगा कि आखिर यूपी की गद्दी से कौन दिल्ली तक रास्ता तय करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर यूपी इतनी खास है तो यूपी की सियासत के सियासतदान भी इस समय पूरी तैयारी में है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने हाल ही में अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, जिसने भारतीय जनता पार्टी और बसपा दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने यूपी में अपने पुराने वोट बैंक, खासकर मुस्लिम और दलित और साथ में पिछड़ा वर्ग, इन तीनों को फिर से साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके लिए पार्टी ने स्थानीय नेताओं को मजबूर करने और जमीनी स्तर पर संगठन को पुनर्जन्म देने का प्लान बनाया है। साथ ही कांग्रेस ने हाल के दिनों में यूपी में कई बड़े जनसंपर्क अभियान भी शुरू किए हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। पार्टी ने युवा नेताओं को आगे लाने के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाने की रणनीति अपनाई है। ये दांव इसलिए भी अहम है क्योंकि यूपी में दलित और मुस्लिम वोटरों की बड़ी आबादी किसी भी पार्टी की जीत में निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर साफ शब्दों में कहें तो कांग्रेस दलित कार्ड को लेकर सक्रिय राजनीति कर रही है, लेकिन इसी मुद्दे पर कांग्रेस चौतरफा घिर सकती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोटों के दावेदार काफी हैं, फिर चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, अखिलेश यादव खुद क्यों ना हो, मायावती भी है साथ में, और बीजेपी को तो वोटों की दरकार है ही। इन सभी नेताओं और इनके दलों की फैन फॉलोइंग दलितों में काफी ज्यादा है। माना जा सकता है कि दलितों के वोट बटे हुए हैं। ऐसे में भाजपा ने जातिगत जनगणना करके एक और बड़ा कदम उठा लिया है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के दलित किसके साथ जाते हैं, दलित वोट बैंक किस दल को वोट देते हैं, और हर बार की तरह इस बार भी वोटों का बंटवारा किस तरफ जाता है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।